हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। दिस साइड कृषि डागा स्वागत करती हूँ आप सभी का इस चैनल पे। दिस साइड कृषि मैम स्वागत करती हूँ कृषि की कक्षा में। एंड आज हम लोग करने वाले हैं एक और बेसिक्स, द सीरीज विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, दैट इज फ्रॉम बेसिक्स। मतलब हम बूस्टर सीरीज की बात कर रहे हैं जिसमें मैं आपको सारे वो बेसिक्स समझाऊंगी जो आपको 10th स्टैंडर्ड के लिए रिक्वायर्ड है। तो फटाफट से लाइक बटन दबा दीजिए। लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो एंड 1.5x की स्पीड पे लगा दीजिए। एंड लेट्स स्टार्ट, कम विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेरिडिटी। बच्चों, हेरिडिटी क्या है एग्जैक्टली आप लोगों को मैं बहुत बेसिक से समझाने वाली हूँ कि एग्जैक्टली हेरिडिटी में होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी। सबसे पहले तो एक सिंपल सा शब्द जो है हेरिडिटी, इसका मतलब जान लीजिए। हेरिडिटी यानी ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है ये? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स from parents to offsprings. Transfer of characteristics from parents to offsprings, इसे हम कहते हैं हेरिडिटी। अब इसका मतलब क्या है मैम? आप लोग में से सारे बच्चों ने ये चीज नोटिस किया रहेगा कि कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हम मम्मी से लेते हैं और कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो हम पापा से लेते हैं, राइट? अगर मैं एग्जांपल लूं आई कलर का, अब आप लोग में से किसी का भी अगर आई कलर ब्लू है या ग्रीन है या ग्रे है या ब्राउन है, वो सारे आई कलर्स आपने अपने मॉम से या डैड से लिए होंगे। और वो आई कलर एक जीन से डिफाइन होता है, एक कैरेक्टरिस्टिक से होता है जो आपके अंदर आया है। यानी देयर आर सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम मॉम एंड सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम डैड। एंड यही कैरेक्टरिस्टिक्स जब बच्चे के अंदर आते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड एज हेरिडिटी, राइट? हेरिडिटी। अब बच्चों, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में मेंडल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ी थी कि मेंडल ने कुछ सेट ऑफ ट्रेड्स बताए थे, है ना, डोमिनेंट ट्रेड, रेसेसिव ट्रेड, पर उसने पी प्लांट के ऊपर ये सब स्टडी किया था। हमें पी प्लांट के ऊपर नहीं, हमें ह्यूमंस के बारे में भी स्टडी करना है। तो ह्यूमंस मतलब हम, हमारे अंदर ऐसे बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर वो आप बिहेवियर ले लो या स्किन कलर ले लो या हेयर का टेक्सचर ले लो। किसी का हेयर टेक्सचर कर्ली है, किसी का हेयर टेक्सचर स्ट्रेट है। वो स्ट्रेट कर्ली कैसे डिफाइन होता है? अपने पेरेंट्स से। यानी एक बात तो तय है, एक बात तो फिक्स है कि जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास अभी है वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें अपने पेरेंट्स से मिले हैं, राइट? ऐसे जादू नहीं होता है, हमारे पेरेंट्स ही हमको कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। एंड दिस इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। दिस इज हाउ हेरिडिटी वर्क्स, राइट? दिस इज हाउ हेरिडिटी वर्क्स। पर क्वेश्चन ये आता है कि बच्चों, हेरिडिटी एग्जैक्टली कैसे होता है, राइट? कैसे होता है ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन, एग्जैक्टली कैसे होता है? द आंसर इज, जिसके ऊपर बहुत 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 ज्यादा हुआ था रिसर्च, एंड फाइनली साइंटिस्ट ने ये मॉरल ऑफ द स्टोरी निकाला कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल यानी डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है एंड वही इंफॉर्मेशन आगे ऑफस्प्रिंग में जाती है, ट्रांसफर होती है। सो ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन कि बच्चे का आई कलर क्या होगा, बच्चे का हेयर टेक्सचर क्या होगा, बच्चे का हेयर कलर क्या होगा, स्किन कलर क्या होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, उसका नोज का शेप क्या रहेगा, उसके लिप्स का शेप क्या रहेगा। बिकॉज आपने ये भी नोटिस किया रहेगा कि आपके लिप्स का शेप या तो मॉम से मिलता होगा या तो डैड से मिलता होगा। आपके आईज का शेप, आपके नोज का शेप, ये सारी चीजें मिलती है फ्रॉम अवर पेरेंट्स। And these all characteristics are stored in the DNA, and इसलिए डीएनए को हम जेनेटिक मटेरियल कहते हैं बेटा, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। लिख दीजिए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इनके अंदर कुछ तरीके के
ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं। तो चलिए इस चीज को बहुत डिटेल में समझेंगे। आपको एक बेसिक आइडिया मैंने दे दिया कि डीएनए होता है और डीएनए ही हमारा इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। अब बारी आती है कि डीएनए के डिटेल को हम समझेंगे, इसलिए हेडिंग डालो स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। समझ में आया बेटा? यस, कि हम कैसे डीएनए से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन पास ऑन करवाते हैं। नाउ कमिंग टू बेटा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ये डीएनए को आप डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर के नाम से जान सकते हैं। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज अ डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर, इसे हम डबल हीलिक्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो स्ट्रैंड्स है जो आपस में ऐसे ऐसे जा रहे हैं, इसलिए हम इसे कहते हैं इट इज अ डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर। अगर मैं आपको आरएनए का डायग्राम दिखाऊंगी ना, तो आरएनए कुछ इस तरीके से दिखता है। दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर, ये सिंगल है, सिंगल स्ट्रैंड मतलब धागा। तो जब डबल स्ट्रैंड्स होंगे तो डबल स्ट्रैंडेड, दैट इज डीएनए। सिंगल रहेगा तो दैट विल बी आरएनए। पर अभी के लिए आपको आरएनए को साइड में रखना है, इसको इग्नोर करिए, बाद में हम आरएनए को डिटेल में समझने वाले। आज के लेक्चर में सिर्फ आपको डीएनए के बारे में समझना है, ठीक है। डीएनए का जो स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें नाइट्रोजनस बेसेस होते हैं, ठीक है। यहां पर भी नाइट्रोजनस बेसेस होंगे, यहां पर भी नाइट्रोजनस बेसेस होंगे। अब नाइट्रोजनस बेसिस चार तरीके के होते हैं इन डीएनए, व्हिच इज ए, टी, जी एंड सी, व्हिच इज ए, टी, जी एंड सी। इसमें ए, टी, जी, सी ऐसे करके बेसिस होते हैं लगातार, ठीक है। और ये सारे बेसिस एक दूसरे से बाउंडेड रहते हैं विद अ सर्टेन काइंड ऑफ बॉन्ड व्हिच इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। ए के सामने हमेशा टी आता है, टी के सामने ए आता है, जी के सामने सी एंड सी के सामने जी। ये मैंने बहुत सिंपल वे में समझा है, यानी ए की शादी हुई है विथ टी एंड जी की शादी हुई है विथ सी, बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अगर सामने वाला टी है तो इसके सामने क्या आएगा? ए। अगर सामने वाला ए है तो उसके सामने टी आएगा, मतलब इट इज वाइस वर्सा, ए है तो टी आएगा, टी है तो ए आएगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने ए डाला तो सामने आ गया टी, यहाँ पे टी डाला तो यहाँ पे सामने आ जाएगा ए, ऐसे करके। सिमिलरली अगर जी है तो जी के सामने आएगा सी, सी के सामने आएगा जी, इस तरीके से इनका बॉन्डिंग होता है, ओके। एंड दिस इज बाउंडेड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस तरीके से चलता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, ए, टी, जी एंड सी। डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर रहता है। इफ आई आस्क यू, मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए, तो मुझे पता चलेगा कि कौन बच्चा एकदम फोकसली लेक्चर को देखता है। तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो स्ट्रक्चर है दैट इज डीएनए, इट इज प्रेजेंट इन विच सेल ऑर्गेनल? हमारे सेल के अंदर ये कहां पर एग्जैक्टली प्रेजेंट है, उसका नाम आपको बताना है कमेंट सेक्शन में, ओके। तो ये समझ में आया, ए, टी, जी एंड सी। इफ आई आस्क यू विच ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस बेसिस इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए? आरएनए में रहता है पर डीएनए में नहीं रहता, that is uracil. Uracil is only and only present in RNA. ये डीएनए में नहीं रहता है। डीएनए में जो T है ना, उसके जगह U आ जाता है इन केस ऑफ आरएनए। पर जब डीएनए की बात करें तो A, T, G, C। अगर आरएनए की बात करें तो A, U, G एंड C, ये नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं। और अगर डीएनए की बात करें तो ए, टी, जी एंड सी। समझ में आया? यस, समझ में आया सभी को? एक बार थम्स अप दिखा दो कमेंट सेक्शन में। तो ये है हमारा सुंदर सा डीएनए। अब डीएनए की बात कर ली तो डीएनए को और डिटेल में समझते हैं। जिन्होंने भी कमेंट सेक्शन में न्यूक्लियस आंसर दिया, उन सभी का आंसर सही है। अब मैं आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाने वाली हूँ, बहुत मैजिकल दुनिया, बहुत मजा आएगा आपको। हम लोग एकदम अच्छे से इसको इमेजिन करने वाले हैं, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से मैं आपको समझाने वाली हूँ। अब मैंने यहाँ पर जो बनाया है, दिस इज अ सेल। क्या है ये? सेल है ये। सेल को अगर मैं और जूम करके देखूं तो मुझे मिलेगा न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है? ये है सेल।
सेल को और मैंने डिटेल में देखा तो ये है न्यूक्लियस। सेल के अंदर रहता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को जूम किया, न्यूक्लियस के अंदर देखा तो न्यूक्लियस के अंदर मुझे क्या मिला? मुझे मिला डीएनए। मुझे मिला डीएनए। पर मैम डीएनए डायरेक्टली तो नहीं होता है। यस, ये नहीं होता है बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जिनको भी लगता है कि डीएनए डायरेक्टली होता है, दैट इज नॉट ट्रू। इट इज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के फॉर्म में रहते हैं ये। आप लोगों ने ये देखा ही रहेगा ना क्रोमोसोम्स। अब ये जो क्रोमोसोम्स है इसके ऊपर ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और यही थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को अगर आप खोल दोगे तो आपको मिल जाएगा डीएनए। आपको मिल जाएगा डीएनए। बहुत ब्यूटीफुल वे में आपको समझा रही हूँ, एकदम अच्छे से समझिए। अब मैम क्रोमोसोम के फॉर्म में क्यों स्टोर होता है? क्योंकि जगह कम है। आप लोग देखिए ना, यहाँ पे सेल इतना छोटा, यहाँ पे तो मैंने बड़ा बनाया पर असल में तो सेल तो इतना माइक्रोस्कोपिक रहता है। वो सेल के अंदर न्यूक्लियस तो और छोटा होगा, राइट? और वो न्यूक्लियस के अंदर इतना लंबा डीएनए फिट नहीं कर सकते। आपको पता है डीएनए का कितना लेंथ रहता है? मेरे पास डीएनए हमेशा रहता है। मैं आपको दिखाती हूँ डीएनए कहाँ है। आर यू रेडी टू सी द डीएनए? यस, ढूंढना पड़ेगा मुझे डीएनए कहाँ पर है मेरे पास। ये रहा हमारा डीएनए। देखिए जरा, ये रहा हमारा डीएनए। अब बेटा यहाँ पर देखिए, ये जो डीएनए है ना, ये काफी लंबा होता है। ये 2.2 मीटर लॉन्ग होता है। इसके पास भी देखिए डबल स्ट्रैंड है कि नहीं? ये डबल स्ट्रैंड है, सभी को दिख रहा है? देखो, ये रहा हमारा डबल स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड है मेरे पास। देखिए, दो स्ट्रैंड है मेरे पास। ये दोनों स्ट्रैंड एक साथ ऐसे आते हैं तब जाके ऐसा डीएनए बन रहा है जो मैंने यहाँ पे बोर्ड में बनाया है। अब ये जो पूरा का पूरा डीएनए है, अगर मुझे इतने छोटे सेल में उसको डालना है तो डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको बहुत छोटा छोटा करना पड़ेगा, यानी इसको वाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाइंड करना पड़ेगा। इतना छोटा बना देना पड़ेगा ना, और तब जाके हम एक छोटे से स्पेस में इसको डाल सकते हैं। सो क्रोमोसोम के फॉर्म में मुझे इतना छोटा कर देना पड़ेगा तब जाके ये डीएनए इसके अंदर फिट हो सकता है, राइट? तो डीएनए फिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स एंड ये डीएनए फिट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। एंड अगर मैं डीएनए को भी और जूम करूं बेटा, देखो ये जो डीएनए है ना, ये डीएनए को भी अगर मैं जूम करूं, it will be called as gene. It will be called as gene. तो अगर डीएनए को मैंने टुकड़ों टुकड़ों में काट दिया और that is called as gene, तो जीन क्या बनाएगा? जीन आगे जाके प्रोटीन्स बनाएगा। क्या बनाएगा? जीन आगे जाके प्रोटीन्स बनाएगा। जीन आगे जाके प्रोटीन्स बनाएगा एंड इट विल बी फॉर द कैरेक्टरिस्टिक्स। मैंने अभी जो आपको बोला, आई कलर, हेयर कलर, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या ये सारे जो ट्रेट्स है, ये सारी की सारी चीजें फ्रॉम द जीन निकलती है। तो हमारे बॉडी में जो भी जीन है वो कुछ ना कुछ प्रोटीन बनाते हैं और फिर वो प्रोटीन it is used for expressing any kind of trait, be it hair color, be it hair texture, be it anything, any skin color, कुछ भी हो जाए। तो ये सब चीज होता है तब जाके हमें कोई कैरेक्टरिस्टिक्स मिलता है। तो दिस इज ऑल अबाउट विच हैपेंस इन अवर बॉडी, इन अवर सेल, इन अवर डीएनए। एंड वही वो डीएनए है जो आगे जाके रेप्लिकेशन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसलेशन करेगा, जो आप 10th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हो। अब 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन वाला चैप्टर आप एक बार देख लेना। इसमें हम लोग
डीएनए के बारे में समझने वाले हैं, इवोल्यूशन के बारे में समझने वाले हैं। देखिए सेंट्रल डॉग्मा ऑफ लाइफ है, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये सब कुछ मैं आपको पढ़ाऊंगी, पर अभी नहीं, क्योंकि ये है 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस। दिस इज जस्ट अ ब्रिज कोर्स वेयर आई एम एक्सप्लेनिंग यू ऑल द बेसिक्स विच इज रिक्वायर्ड फॉर 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट, लास्ट कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, दैट इज आरएनए। Now, what do you mean by RNA? RNA is also a genetic material in certain kind of viruses. जेनेटिक मटेरियल है पर हमारे में नहीं है, हमारे में आरएनए रहता है बट इट इज नॉट द जेनेटिक मटेरियल, इट इज नॉट स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो ट्रांसफर होती है फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के लिए रहता है। तो दिस इज आरएनए। हमेशा डीएनए हो या आरएनए हो, इसको है ना कैपिटल लेटर से ही आपको लिखना है, उसको हम ऐसे नहीं लिख सकते। जो भी बच्चा ऐसे लिखता है या ऐसे लिखता है, ये रॉन्ग है। इवन डीएनए भी तीनों लेटर्स कैपिटल होने चाहिए, ऐसा सब हमको नहीं करना है। ठीक है, अब आरएनए क्या है? आरएनए इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड, आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड है ये। आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, टीआरएनए, आरआरएनए एंड एमआरएनए। टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए, आरआरएनए यानी राइबोसोमल आरएनए एंड एमआरएनए मतलब मैसेंजर आरएनए। ये 3 तरीके के आरएनएज है जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं, जिससे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं। एंड ये प्रोटीन्स ऑब्वियसली जो मैंने आपको समझाया कि वो प्रोटीन्स आगे जाके कुछ ना कुछ ट्रेड बनाएंगे, आई कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डीएनए आरएनए का कॉन्सेप्ट। एंड बस आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे एक चीज आपको पूछनी थी कि मुझे अगर आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे कि आपकी एग्जाम चल रही है कि खत्म हो गई है, तो मुझे बहुत ज्यादा हेल्प होगा। बिकॉज राइट नाउ आई एम ऑल्सो लिटिल कन्फ्यूज कि मैं आपको 10th स्टैंडर्ड का बेसिक्स पढ़ाऊँ कि 9th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स चल रहे हैं तो मैं 9th स्टैंडर्ड का ही सिलेबस पढ़ाऊँ। ठीक है, तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए आप लोगों से। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका एग्जाम हो चुका है कि चल रहा है, जिसके बेसिस पे मैं फर्दर लेक्चर्स प्लान कर पाऊँ। ओके, आपके अकॉर्डिंग ही मुझे चलना है, तो मुझे हेल्प करिए कि कृषि मैम अच्छा मुझे ऐसा चाहिए या वैसा चाहिए, आपके जो भी डिमांड्स है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, आप बताओगे तो मुझे बेटर क्लैरिटी मिलेगी। सो दिस साइड कृषि मैम साइनिंग ऑफ। कृषि की कक्षा यहीं पर खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक बटन दबाकर जाना एंड थैंक यू सो मच। एंड जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे हैं लेक्चर में उसका आंसर देना कमेंट सेक्शन में। बाय।